उनसे शुरू करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ऐसा लगता है खतरनाक रूप से बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर लग रही है। आज हमें जो भी जानकारी मिली है हम उसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करेंगे। जरूर। देखेंगे कि क्या मुख्य कदम उठाए गए और प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं, और क्यों ये स्थिति पहले के तनावों से थोड़ी अलग या कहें कि ज्यादा गंभीर है। आइए कोशिश करते हैं इस पूरी जटिल स्थिति को समझने की। ठीक है। तो जानकारी के अनुसार जो पहले एक तरह का मतलब अप्रत्यक्ष संघर्ष चल रहा था वो अब सीधे टकराव में बदल गया है। हाँ, ये प्रॉक्सी वॉर से आगे निकल गया है अब। ईरानी धरती पर हमले हुए हैं, जवाबी कार्रवाइयां भी हुई हैं और दुनिया भर में एक चिंता की लहर है, जाहिर है। बिल्कुल। पहले इजराइल के हालिया कदमों पर नजर डालें तो जानकारी यह है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान की एवन जेल पर बमबारी की है। जी। सीधा इजरायली हमला बताया जा रहा है। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये महज एक इमारत पर हमला नहीं लगता, मतलब शायद इसका कोई गहरा सांकेतिक अर्थ हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ आप देखें तो हमलों की एक दोहरी प्रकृति दिख रही है। अच्छा। एवन जेल, जो कि आप कह सकती हैं शासन के विरोध का एक प्रतीक है, उस पर हमला ईरान की आंतरिक शक्ति संरचना को और शायद वहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान के मनोबल को सीधे चुनौती देने जैसा है। ये सिर्फ राजनीतिक कैदियों की बात नहीं, बल्कि शासन की जो पकड़ है उस पर सवाल उठाने की एक कोशिश हो सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ जो परमाणु स्थलों पर हमले हुए वो तो बिल्कुल रणनीतिक है। उनका लक्ष्य तो साफ है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जो प्रगति है उसे धीमा करना, उसे बाधित करना। तो एक मनोवैज्ञानिक चोट और दूसरी क्षमता पर चोट। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने शायद स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। आप अमेरिका के शामिल होने की बात कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका भी इजराइल के साथ ईरान के परमाणु ढांचे पर संयुक्त हमलों में शामिल हो गया, जिसमें वो जमीन के नीचे बनी सुविधाएं भी शामिल हैं। जी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी और कहना चाहिए नाटकीय बढ़ोतरी है। पहले अमेरिका पर्दे के पीछे से समर्थन देता था, अब वो सीधे मैदान में है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिका का सीधे तौर पर इसमें शामिल होना इस संघर्ष की पूरी रूपरेखा को मतलब बुनियादी तौर पर बदल देता है। कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि अमेरिका अब सिर्फ एक सहयोगी या समर्थक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है। इसके कई मतलब निकलते हैं। एक तो इससे क्षेत्रीय समीकरण तुरंत बदल जाते हैं। जो पड़ोसी देश हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह, उनको अपनी स्थिति का फिर से सोचना पड़ेगा। और वैश्विक स्तर पर भी रूस और चीन जैसी जो बड़ी शक्तियां हैं वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर तय करेंगी। अमेरिका के इस कदम से वो जो इनकार की गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है और टकराव का स्तर कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, इसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की है। उन्होंने ऑपरेशन टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री शुरू किया। हाँ, नाम से ही इरादा जाहिर है, जीत का संदेश देने की कोशिश। शायद रिपोर्ट के अनुसार इराक और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। जी। और इजरायली कमांड सेंटरों पर ड्रोन हमलों का भी प्रयास किया गया। हालांकि बताया गया है कि ज्यादातर हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। ईरान की ये प्रतिक्रिया उनकी सैन्य क्षमता और जवाबी कार्रवाई करने की उनकी इच्छा शक्ति दोनों को दिखाती है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर हमलों को रोक दिया गया। ये आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों की मतलब डिफेंस सिस्टम्स की प्रभावशालीता को दिखाता है। हाँ, ये बात भी है। ये संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की संख्या ना खेल नहीं रहा, बल्कि तकनीक, खासकर रक्षात्मक तकनीक की लड़ाई भी बन गया है। इंटरसेप्शन की सफलता एक अलग तरह का संदेश देती है, वो भी देखना होगा। सही कहा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? जाहिर है चिंता तो बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो सीधी चेतावनी दी है कि ये संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और उन्होंने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। कई देश, खासकर मध्य पूर्व के जो पड़ोसी देश हैं, वो एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से बहुत चिंतित हैं। जैसे कि लेबनान, सीरिया, खाड़ी क्षेत्र, यहाँ पहले से ही तनाव बहुत ज्यादा है और ये चिंगारी कहीं बड़ी आग न भड़का दे, इसका डर है। तो मतलब ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की बात नहीं रही अब? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। जैसा हमने कहा, अमेरिका तो सीधे शामिल हो ही गया है। हाँ। सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी इस टकराव में खिंच सकते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर देखिए, तेल बाजारों पर तत्काल असर की चिंता है। वैश्विक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं और सबसे गंभीर बात, वो जो परमाणु टकराव की संभावना है उसकी चर्चा फिर से होने लगी है। ओह,
ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रॉक्सी युद्धों से आगे बढ़कर अब तक का सबसे सीधा टकराव है, इसीलिए ये इतना खतरनाक माना जा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या उम्मीद करें? देखिए, कई संभावनाएं हैं जिन पर नजर रखनी होगी। एक तो हो सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश भी इस अस्थिरता से निपटने पर जरूर विचार कर सकते हैं, खासकर तुर्की जैसे सदस्य देशों की निकटता को देखते हुए। और साइबर युद्ध के मोर्चे पर भी तनाव बढ़ सकता है, ये एक और फ्रंट है। अच्छा। साथ ही प्रॉक्सी समूहों द्वारा जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है या यमन के हूती विद्रोही, उनके द्वारा तनाव बढ़ाने की कोशिशें हो सकती हैं। और निश्चित रूप से यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या फिर नए सिरे से कूटनीतिक प्रयास भी देखने को मिल सकते हैं। डिप्लोमेसी का रास्ता शायद खुला रहे। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। अमेरिका की सीधी भागीदारी और जिस तरह से परमाणु स्तनों के साथ साथ एवन जेल जैसे प्रतीकात्मक निशानों को भी निशाना बनाया गया। हाँ, ये कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। ये भविष्य में बड़ी शक्तियों और क्षेत्रीय तनावों से जुड़े संघर्षों की बदलती प्रकृति के बारे में क्या संकेत देता है? क्या आने वाले समय में टकराव इसी तरह लड़े जाएंगे? इस पर सोचना होगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है।